इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे प्रोफेसर उदलवी साहब, पोखरियाल जी, ऑल इंडिया कैफी एकेडमी के सचिव मेहंदी साहब और संचालन कर रही प्रोफेसर रेशमा जी और आप सब। सबसे पहले तो मैं मेहंदी साहब के लिए ख़ास तौर से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में इनवाइट किया है। अक्सर इस तरह के कार्यक्रम जो किसी एक ख़ास आदमी पर केंद्रित हों बहुत कम होते हैं, और एक ऐसा शख्स जिसके बारे में आप सुनते बहुत आए हैं लेकिन उसके जो उनकी क्रिएटिविटी है उसको बहुत करीब से आप कभी कभी नहीं जान पाते हैं। मैं लखनऊ में 1995 से करीब करीब यहाँ हूँ, यानी कि करीब 27-28 साल मुझे हो गए। और यहाँ के लोग जानते भी हैं कि मैं पिछले लगातार हर साल एक हिंदी फिक्शन के ऊपर एक कार्यक्रम भी कराता रहा हूँ, कथाक्रम नाम से, जो लगातार हो रहा है और इस साल 30वां उसका कार्यक्रम है, 30th। उस नाते लखनऊ की जो लिटरेरी जो विभूतियाँ थीं उनको जानने का, उनके बारे में जानने का मुझे मौका मिला था। और उसी नाते जनाब विलायत जाफ़री साहब को भी थोड़ा बहुत जानने का मौका मिला था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो लखनऊ की एक विभूतियाँ थीं लिटरेरी फील्ड में, ख़ास तौर से मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे उनकी कहानी पर पकड़ के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। नाटक के बारे में ख़ास तौर से मैं बहुत सुना करता था, 2-4 बात की हल्की फुल्की उनसे मेरी मुलाकात भी है। तो सबसे पहले तो मैं आज उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ कि वो हमारे बीच में आज नहीं हैं। और जैसा मैंने कहा कि कैफी एकेडमी को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ किया है और मुझे आने का एक मौका दिया है। एक अदब का आदमी होना और एक सरकारी विभाग में काम करना, इसमें भी कभी कभी बहुत टकराहटें होती हैं। और ख़ास तौर से अगर आप उसी फील्ड में काम भी कर रहे हैं, मतलब नौकरी भी कर रहे हैं जो कि कुछ कुछ अदब से जुड़ी हुई है, जैसे दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, इसमें भी करीब करीब वही काम होता है जो कि एक अदब के लोग करते हैं। नाटक है। मैंने अक्सर ये देखा है कि ऐसे लोग उस नौकरी में इतने घिर जाते हैं कि उनसे किसी एक्सीलेंस की उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि ये आप प्रोफेसर हैं इसीलिए मेरी बात का बुरा मत माने। जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि बड़े हिंदी के अच्छे अच्छे विद्वान जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं या जिनको हिंदी क्रिटिसिज्म की या हिंदी फिक्शन की या हिंदी पोइट्री की बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन वो अपने अध्ययन और उसका जो सिलेबस है, और वो सिलेबस जो कि पिछले कई सालों से लगभग एक जैसा ही है, वो उसमें इतने घिरे रहते हैं कि उनसे ये उम्मीद धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है कि वो अपने जो उनके पढ़ाई का जो पढ़ाई या अध्ययन अध्यापन का जो उनका दायरा है उससे निकलकर कुछ नया करें। ये करीब करीब उम्मीद उनसे बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है लोग कर रहे हैं। हिंदी के जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं वो सब अदब की दुनिया से हैं, चाहे डॉक्टर नामवर सिंह रहे हैं या मैनेजर पांडे या और सब काफ़ी लोग हैं, उनके नाम सब लोग जानते हैं उन्हें। लेकिन ऐसे लोग अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। जनरली लोग अपने जॉब रिलेटेड जो उनके इश्यूज़ हैं उसमें इतने घिर जाते हैं कि उनसे एक्सीलेंस की अदब के क्षेत्र में उम्मीद नहीं की हो पाती है, नहीं कर पाते हैं। इसलिए विलायत जाफ़री साहब उसी फील्ड में काम करते थे, लेकिन
उनके अंदर किस तरह की प्रतिभा थी जिससे वो उससे हटकर आगे बढ़े, ये बहुत मामूली बात नहीं। आज मैंने उनकी 3 कहानियाँ सुनी और मैं मानता हूँ कि मैंने पहली बार ही उनकी कहानियाँ सुनी है। मैंने इससे पहले उनकी कोई कहानी नहीं सुनी थी। बाकी कहानियों पर तो बोला तो सभी कहानियों पर जा सकता है, क्योंकि सभी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये जो अधूरी तस्वीर कहानी है, अगर मैं कहूँ कि ये हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि उर्दू कहानियाँ के ट्रांसलेशंस पढ़ते रहे हैं हम, और भाषाओं की भी कहानियाँ मैं पढ़ता हूँ, इसलिए भी क्योंकि मैं एक मैगज़ीन पिछले 25-26 साल से कथाक्रम नाम से निकाल रहा हूँ, जो हिंदी फिक्शन की मैगज़ीन है और हिंदी की अच्छी मैगज़ीन्स में जानी जाती है वो। तो उसमें हम ट्रांसलेशंस भी छापते हैं। तो मेरे पास तमिल की भी कहानियाँ आती हैं, तेलुगु की भी आती हैं, और भी भाषाओं की कहानियाँ आती हैं। और इसके अलावा भी जो साहित्य अकादमी की मैगज़ीन है समकालीन भारतीय साहित्य, उसमें भी ट्रांसलेशंस की कहानी अक्सर छपती हैं। ये कहानी एक अलग ही स्तर की कहानी है, और इस कहानी को अगर आप एनालाइज करें, उसकी अगर बारीकी में जाएं, तो इसमें इसके इतने एस्पेक्ट निकल के आएंगे कि इतनी छोटी कहानी, मेरे ख्याल में 3-4 पेज की मुश्किल से कहानी है ये। उस कहानी में 3-4 पेज की कहानी में लेखक ने उसको कैसे तो शुरू किया है, जो चीज़ हमसे नज़रअंदाज हो सकती है, क्योंकि इसका एंड ऐसा है कि बाकी सब चीज़ें फिर आदमी से छूट जाती हैं। कि कैसे वो ऐसी पेंटिंग बना रहा था जिसमें औरतें उल्टी लटकी हुई हैं, जिसमें जो झील है वो सूखी हुई है, उसमें मरी हुई मछलियाँ हैं। आखिर ये लेखक क्यों लिख रहा है, और क्या इसका कोई ताल्लुक उस आखिरी अंत से है, जहाँ वो एक तस्वीर, अधूरी तस्वीर जो है एक महिला की बना रहा है, जो उस आदमी की, जो उसका दोस्त है या जो भी कह लीजिए, उसकी वाइफ की तस्वीर है। ये सब चीज़ें, इस पर अगर आप गौर कीजिए तो बहुत इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि शायद काफ्का की कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो कि इस स्तर की कहानियाँ हैं। ये बहुत ही अद्भुत कहानी है, और आज इस कहानी को पढ़कर मुझे लगा है कि शायद मैंने बिलायत जाफरी साहब की कहानियाँ अभी तक नहीं पढ़ी। ये मेरा दुर्भाग्य है, मुझे पढ़नी चाहिए। और अब अगर जो भी हिंदी में अवेलेबल होंगी कहानियाँ, मैं ज़रूर उसको पढ़ूँगा। सवाल ये है, उस कहानी को थोड़ा सा और गहराई में जाइए तो क्यों वो कहानी, वो जो फोटो है, वो क्यों उस औरत की कहानी है, उस औरत की फोटो जो उसकी बीवी है, इसका ताल्लुक क्या है आखिर, इस पर सोचने की ज़रूरत है। असल में ये एक तरह की, अगर मैं कहूँ, एक यूनिवर्सल फिनोमेना को दिखाने वाली कहानी है। हर आदमी की मोहब्बत एक अधूरी मोहब्बत है। कभी कभी हर आदमी के अंदर कुछ चाहते हैं जो वो पूरी नहीं कर पा रहा है, और जो एक आदमी है जो कि एक पेंटिंग कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी दुनिया में इतना सब कुछ खराब हो चुका है कि उसको सब चीज़ उल्टी दिख रही है, औरतें उल्टी दिख रही हैं, जो झील है वो सूखी हुई दिख रही है। ये सब चीज़ें आदमी की जो अंदर की जो मना स्थिति है, उसका जो सोच है, या जो उसकी ज़िंदगी में उसने झटके खाए हैं, जो उसने आघात झेले हैं, उस सब को कि उसकी जो उसकी मना स्थिति को बयान कर रही है। मैं नहीं समझता हिंदी में भी इतनी खूबसूरत कहानियाँ होंगी, ज़रूर, लेकिन कम है शायद। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि कई बार हम लोगों के अपने बीच में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो शायद जिस पहचान के या जिस सम्मान के हकदार होते हैं वो उन्हें नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि फ़िक्शन की फील्ड में जाफरी साहब जिस सम्मान के हकदार हैं, आज उनकी कहानियाँ जो, और भी ये राखी वाली कहानी जो आपने पढ़ी, ये एक और जो कहानी पढ़ी गई है, हाँ, तो ये सब कहानियाँ पढ़ सुनकर ये लगा कि कितनी दूर तक की सोच है उनकी। और सबसे बड़ी बात, एक अंदर मानवीयता, उनके अंदर, उनकी कहानियों में एक ह्यूमननेस है, जिसको वो शेक्सपियर कहा करते थे, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस।
वो मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस जो, बल्कि जब आप वो कहानी पढ़ रही थी नर्स वाली का, आप हाँ, तो शुरू में उसके कुछ पोर्शंस ऐसे लग रहे थे जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। जैसे जब वो नर्स के प्रोफेशन को थोड़ा सा डेनिग्रेट कर रहे थे कि ऐसी लड़कियां इसमें आती, तो मुझे लग रहा था कि इस तरह की कहानी उन्होंने क्यों लिखी। एक नोबल प्रोफेसर है, पूरी दुनिया में उसको मान्यता दी जाती है उसकी नोबिलिटी की, उन्होंने ऐसी कहानी, लेकिन उस कहानी ने एक टर्न लिया और टर्न लेकर वो एक दूसरी तरफ कहानी बढ़ी, और तब ये लगा नहीं, सोच जो है आदमी की वो दूसरी है, लेकिन हो सकता है जो एक परसेप्शन, एक कभी कुछ प्रोफेशंस को लेकर एक परसेप्शन बना हम लोगों के अंदर बना रहता है, उसको दिखाना उसका मकसद रहा हो। बहरहाल मैंने कहा इन कहानियों पर बहुत लंबी बात की जा सकती है, और मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मैंने उनकी ये कहानियाँ पढ़ी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद कोई अच्छी कहानी हम भी अपनी मैगज़ीन में उनकी देना चाहेंगे, अगर मुझे कोई अच्छी कहानी मिलेगी, क्योंकि ख़ास तौर से ये अधूरी तस्वीर कहानी तो लाजवाब कहानी है। और मैं समझता हूँ इस शब्दों के साथ मैं एक बार फिर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि उनके ऊपर शायद कोई और अच्छा कार्यक्रम हो जिसमें हम उनके बारे में, उनकी रचनाशीलता के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में और गहराई से जानें। बहुत बहुत शुक्रिया।